गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी ये जो पढ़ाई है उसको आप निरंतर कर रहे होंगे। यदि आप सभी कर रहे हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा व अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा जैसी विभिन्न अध्यापक परीक्षाओं की तैयारी, तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान की संपूर्ण श्रृंखला मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के अंतर्गत हम मनोविज्ञान के जितने भी बिंदु हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उनका क्रमबद्ध और बड़ी सीक्वेंस और आसान भाषा में समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल आसान भाषा में और सरल तरीके से ये जो मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी आसान तरीके से समझ में आए। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम प्रारंभ करने वाले हैं मनोविज्ञान का एक और बिंदु, जिसे हम जानते हैं अधिगम नाम से। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अधिगम की। अधिगम, जिसे हम कहते हैं लर्निंग। विद्यार्थियों, मनोविज्ञान विषय वस्तु के अंतर्गत ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो बिंदु है अधिगम अर्थात लर्निंग, अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक और अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये वाला जो बिंदु है अधिगम, यही तय करेगा कि आने वाले जितने भी मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे व्यक्तित्व, एडजस्टमेंट्स, विकास, सब तरह के टॉपिक का ये आधार इसे हम कह सकते हैं। यदि आज की एक कक्षा आपने अच्छी प्रकार से समझी, अधिगम से संबंधित जितने भी प्रकार के कंसेप्ट हैं, जितने भी प्रकार के फैक्ट हैं, वह आपने यदि समझने का प्रयास किया, तो मेरा विश्वास है निश्चित ही रूप से आप मनोविज्ञान के अंतर्गत जितने भी प्रकार के टॉपिक हैं उनको आप सरल तरीके से समझने में आप जरूर सफल होंगे। विद्यार्थियों, आइए हम चर्चा करते हैं आज ये जो अधिगम है उस पर। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत अधिगम से संबंधित अधिगम के बारे में केवल अधिगम के अर्थ पर ही चर्चा करेंगे। अर्थात हमारा आज का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम केवल देखने वाले हैं कि ये जो अधिगम है, अधिगम का अर्थ क्या होता है। बेसिकली अधिगम कहते किसे हैं, अधिगम की पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम समझते क्या हैं, अधिगम कहते किसे हैं, या अधिगम किस प्रकार से एक बालक के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करते हुए ये जो अधिगम का अर्थ है उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे इस पूरी क्लास के अंतर्गत। और इस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, अपने सभी साथियों तक ये जो मनोविज्ञान की ये जो संपूर्ण सीरीज है इसको आप जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस क्लास का लाभ उठा सकें। आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अधिगम की। यदि अधिगम के यदि शाब्दिक अर्थ की चर्चा की जाए, अधिगम की यदि शाब्दिक अर्थ की चर्चा करें तो प्राय हम ये देखते हैं कि अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सीखना। सीखना अर्थात सीखने को ही क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। विद्यार्थियों, जब भी एक अध्यापक किसी ऑफलाइन क्लासेज के अंतर्गत या किसी कक्ष के अंतर्गत विद्यार्थियों से जब भी पूछता है कि बताइए कि बच्चों अधिगम क्या है, तो प्रति उत्तर में विद्यार्थियों का केवल एक ही जवाब आता है कि सर सीखना ही अधिगम है। बेसिकली यदि इस पर विचार किया जाए कि क्या सीखना ही अधिगम है, क्या वास्तविक रूप से सीखने को ही अधिगम कहा जा सकता है? वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो सीखना ही अधिगम नहीं है, क्योंकि किसी भी सीखने को हम अधिगम तभी ही कह सकते हैं जब उसके कारण हमारे व्यवहार में क्या आए, परिवर्तन आए। और व्यवहार में परिवर्तन भी अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा कुछ इस प्रकार से एक व्यक्ति के बिहेवियर में, व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन आना चाहिए कि वह स्थायी हो, अमूमन स्थायी हो और अपेक्षाकृत स्थायी हो। आइए चर्चा करते हैं इन सभी बिंदुओं पर। अपेक्षाकृत क्या होता है, वांछित परिवर्तन क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है या किस प्रकार से एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, अनुभव क्या है, अभ्यास क्या है। तो एक एक कंसेप्ट को आप बिल्कुल
जिस प्रकार से मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं, ठीक आप उसी प्रकार से समझते चलिए, ताकि मनोविज्ञान के जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी फैक्ट हैं, वो बिल्कुल आपको आसान तरीके से समझ में आए। इस पूरी क्लास के अंतर्गत प्राय हम दो ही बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, कि हम देखने वाले हैं कि ये जो अधिगम है, अधिगम क्या है और अधिगम क्या नहीं है। यदि एग्जाम के अंतर्गत अधिगम से संबंधित, अधिगम के अर्थ से संबंधित यदि हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से ये जो 2 पॉइंट हैं, यही सही प्रश्न अप्लाई होगा। आपसे परीक्षा के अंतर्गत जब भी पूछा जाएगा, चाहे वह व्यवहारात्मक प्रश्न हो या फिर वह किसी फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन हो, तो निश्चित रूप से 2 ही प्रकार के अधिगम के अर्थ से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अधिगम क्या है और अधिगम क्या नहीं है। विद्यार्थियों, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है हिलगार्ड। हिलगार्ड, इनकी एक पुस्तक आई, उस पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ लर्निंग। और द थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनकी जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ लर्निंग, इस थ्योरी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के अंतर्गत ये जो हिलगार्ड है, हिलगार्ड अधिगम की प्रोसेस बताते हैं, अधिगम की प्रक्रिया बताते हैं कि ये जो अधिगम है, ये जो लर्निंग है, इसकी प्रोसेस किस प्रकार से होती है, अधिगम की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है। तो प्राय ये जो पुस्तक है हिलगार्ड की, हिलगार्ड अधिगम की प्रक्रिया के बारे में, अधिगम की ये जो प्रोसेस है, अधिगम की ये जो प्रक्रिया है, उसके संबंध में ये बताते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया प्राय एक्शन से शुरू होती है। अर्थात एक्शन को हम क्या कहते हैं, क्रिया। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है क्रिया, एक्शन। हिलगार्ड नामक मनोवैज्ञानिक ये समझाते हैं कि अधिगम की ये जो प्रक्रिया है, अर्थात सीखने की जो प्रक्रिया है, वो एक्शन से शुरू होती है, क्रिया से शुरू होती है। और निश्चित ही आपने ये देखा होगा विद्यार्थियों कि कोई भी व्यक्ति जब कोई एक्शन लेता है, तो आपने बहुत सारे व्यक्तियों का निरीक्षण किया होगा कि कोई भी जो व्यक्ति है, किसी भी कार्य को करने के लिए जब भी कोई एक्शन लेता है, जब भी कोई क्रिया करता है, तो किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए जब भी वो एक्शन लेगा तो हैंड टू हैंड लेगा, हाथों हाथ एक्शन लेता है किसी भी कार्य को करने के लिए। और एक जो व्यक्ति है वो सोचता ही रहता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत किस प्रकार से की जा सकती है, मन ही मन में बहुत सारे ऐसे सोच विचार करके रह जाता है। तो प्राय हम ये देखते हैं कि यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आपको एक्शन लेना ही होगा। इसी एक्शन के कारण ही हमें एक जीवन में नई दिशा मिलती है, नई सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, एक्शन के कारण ही। तो प्राय ये जो हिलगार्ड महोदय हैं, हिलगार्ड नामक मनोवैज्ञानिक हैं, ये हमें ये बताते हैं कि अधिगम की ये जो प्रक्रिया है, ये एक्शन से शुरू होती है। निश्चित ही दोस्तों, यदि जीवन में सफल होना है, जीवन में कुछ बनना है, कुछ लक्ष्य को यदि आपको हासिल करना है, तो आपको आपके जीवन में एक्शन लेना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से आपको उस टारगेट तक पहुंचने के लिए एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। तो हमने ये समझा कि जो हिलगार्ड नामक मनोवैज्ञानिक है, इनकी एक पुस्तक आती है द थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें अधिगम प्रक्रिया के बारे में इन्होंने समझाया है कि अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ ही एक्शन से होता है, अर्थात क्रिया से होता है। क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं अधिगम के अर्थ पर, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अधिगम का जो सामान्य जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, सीखना होता है। अब यदि परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि अधिगम क्या है और क्या नहीं है, तो उसी को हम समझने का प्रयास करें। विद्यार्थियों, जब भी एक व्यक्ति के व्यवहार की बात की जाती है, तो व्यवहार के प्राय हम 2 प्रकार के स्वरूप देखते हैं। व्यक्ति के व्यवहार का स्वरूप का जब निर्धारण किया जाता है, तो प्राय हम ये देखते हैं कि एक जो व्यवहार का स्वरूप होता है वो होता है प्रकट व्यवहार, और एक होता है अप्रकट व्यवहार। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं या उस व्यक्ति से जब भी हम बात करते हैं, तो प्राय उसके व्यवहार में हमें नजर आता है कि उसका व्यवहार किस प्रकार का है।
तो प्राय हम बात कर रहे हैं व्यवहार की। व्यवहार व्यवहार को प्राय हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यवहार कुछ इस प्रकार से व्यवहार में परिवर्तन हो कि वो व्यवहार कैसा हो जाए, स्थायी हो जाए, या फिर किसी व्यक्ति के व्यवहार में कुछ इस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है कि वह कैसा हो, अस्थायी हो। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने ये सीखा या ये जाना कि ये जो सीखना है, सीखने को ही अधिगम कहते हैं। जी हाँ, सीखने को ही अधिगम कहा जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से यदि अधिगम के अर्थ की चर्चा की जाए, वास्तविक रूप से अधिगम के ये जो अर्थ हैं इसके बारे में स्पष्ट किया जाए, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि सीखना ही अधिगम नहीं है, बल्कि उस सीखने को हम अधिगम कहेंगे जब हमारे व्यवहार में क्या हो, परिवर्तन आए, और परिवर्तन भी अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण कैसा आ जाए, स्थायी हो जाए। विद्यार्थियों, आप भली भांति ये समझते हो कि ये जो लाइफ है, ये जो जीवन है, ये जो जीवन है, जीवन एक प्रकार की कंटिन्यू प्रोसेस है, एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है। हम ये जानते हैं कि ये जो हमारा जीवन है एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, सतत प्रक्रिया है, सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है, सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया। विद्यार्थी, जब भी एक बच्चे का जन्म होता है, जब भी एक नवजात शिशु का जन्म होता है, तब वो अपने साथ बहुत सारी सहज ये जो स्वचालित प्रक्रिया क्रियाएं होती हैं उनको लेकर पैदा होता है। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे वयस्क होता है, धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता है, तो अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे जटिल व्यवहारों को वो करना सीख लेता है। इसे ही हम नाम देते हैं सीखना। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रहे कि सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति यदि सीख लेता है तो अपने जीवन में वो जो भी बनना चाहता है वो व्यक्ति बन सकता है। इसके बहुत सारी उदाहरण आप देख सकते हो। आपने बहुत से वैज्ञानिकों का नाम सुना होगा, जैसे डॉक्टर होमी जाकिर बाबा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, विक्रम साराभाई हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व जिनके बारे में आपने सुना है, जैसे महात्मा गांधी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब है, सचिन तेंदुलकर जैसे ऐसे महान व्यक्तित्व इसी अधिगम प्रक्रिया के कारण ही हमें देखने को मिलते हैं। सामान्य अर्थों में यदि हम अधिगम शब्द पर चर्चा करें, अधिगम के बारे में जानें, तो अधिगम का प्राय अर्थ यह होता है सामान्य अर्थों में कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। ये एग्जामिनर आपसे जब भी ये पूछता है कि अधिगम के बारे में स्पष्ट परिभाषित करें कि अधिगम क्या है, तो अधिगम के संबंध में आप एक ही परिभाषा जरूर याद रखें कि अधिगम के संबंध में प्राय ये देखा जाता है, अधिगम अधिगम अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में स्थायी या अपेक्षाकृत स्थायी, या हम इसको कह सकते हैं वांछित स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। विद्यार्थियों, ये जो परिभाषा है ये अधिगम के संबंध में 100% बिल्कुल सत्य है। आप एग्जाम की दृष्टि से इसी प्रकार की परिभाषा को आप जरूर ध्यान रखें। अब एग्जामिनर का जो प्रश्न पूछने का, जो क्वेश्चन पूछने का, या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को अप्लाई करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत जब भी आप किसी भी प्रश्न को हल करें तो जो दिए गए आपके पास ऑप्शन है, उन ऑप्शनों में से आप सबसे बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करने का प्रयास करें। चूंकि लिखा है कि अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में जब स्थायी परिवर्तन आ जाता है,
या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आ जाता है, या इसको हम कह सकते हैं कि यदि वांछित स्थायी परिवर्तन आ जाता है तो इसे ही हम कहते हैं अधिगम। और यही क्या है, लर्निंग। सामान्य प्रचलित अर्थों में हम यह कह सकते हैं कि सीखना ही अधिगम है, लेकिन यदि वास्तविक रूप से अधिगम का अर्थ देखना है तो वास्तविक रूप से अधिगम का अर्थ यही होता है। अब यहां हम चर्चा करें कि अभ्यास क्या है, अनुभव क्या है, प्रशिक्षण क्या है, या बहुत सारे ऐसे शब्द आपको इसी परिभाषा के अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं कि जैसे अपेक्षाकृत शब्द हैं। अपेक्षाकृत क्या होता है, वांछित क्या होता है। विद्यार्थियों, यहाँ वांछित स्थायी परिवर्तन का अर्थ यह होता है, अर्थात वांछित शब्द का अर्थ यह होता है कि जैसा एक व्यक्ति चाह रहा है वैसा परिवर्तन उसके व्यवहार में आए। अर्थात जैसा मैं चाहता हूं वैसा परिवर्तन यदि मेरे व्यवहार के अंतर्गत दिखाई दे रहा है तो उसे हम कहते हैं वांछित। अपेक्षाकृत का जो अर्थ यहां पे होता है, अर्थात अपेक्षाकृत परिवर्तन जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड चेंज। एक्सपेक्टेड चेंज का अर्थ होता है अपेक्षाकृत परिवर्तन। विद्यार्थी, जब भी किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन की यदि हम बात करते हैं तो प्राय हम यह देखते हैं कि उस व्यक्ति के व्यवहार में या तो अस्थायी रूप से परिवर्तन आए या स्थायी रूप से परिवर्तन आए। लेकिन स्थायी रूप से यदि उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है तो वहां एक प्रकार की अपेक्षा होती है, एक प्रकार का एक्सपेक्टेड उस व्यवहार के संबंध में हम ये देखते हैं कि उसके व्यवहार में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसीलिए अधिगम की ये जो परिभाषा है उसके अंतर्गत दो प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन दिया हो चाहे वांछित स्थायी परिवर्तन दिया हो, इसे ही हम नाम क्या देंगे, अधिगम। विद्यार्थियों, ये जो परिभाषा है इसको और भी आप सरल तरीके से ध्यान रखें कि जैसे ये जो व्यक्ति है, आइए एक व्यक्ति की हम फोटो बनाते हैं। ये जो व्यक्ति है, यदि इस व्यक्ति के व्यवहार पर यदि हम चर्चा करें तो प्राय हमने ये सीखा अभी तक या ये जाना कि ये जो व्यक्ति है इसके व्यवहार में यदि परिवर्तन आए, यदि इस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हम देख रहे हैं और परिवर्तन भी किन किन कारणों के फलस्वरूप होना चाहिए कि जैसे इस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आए, और परिवर्तन भी चाहे वह अभ्यास के कारण आए, चाहे वह अनुभव के कारण परिवर्तन आए, या फिर इस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किसके फलस्वरूप हो सकता है, प्रशिक्षण के फलस्वरूप हो सकता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण के कारण जब परिवर्तन आता है तो इस व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत कैसा परिवर्तन आए, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आए। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आए तो इसे ही हम क्या नाम देते हैं, अधिगम नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, अधिगम। इसे ही हम कहते हैं लर्निंग। तो प्राय आप यहां से अधिगम के संबंध में जब आप अर्थ के बारे में पढ़ते हो या अधिगम का मीन्स क्या होता है तो आप ये जो परिभाषा है या फिर इस प्रकार से आप इसको सरल भाषा में समझ सकते हो कि जब भी किसी एक व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण यदि परिवर्तन आता है और परिवर्तन भी कुछ इस प्रकार से आए कि इस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो कैसा हो जाए, अपेक्षाकृत स्थायी हो, तो इसे ही हम नाम देंगे क्या, अधिगम। अब यदि चर्चा की जाए कि जैसे कोई व्यक्ति है, या हम सामान्य सा एक उदाहरण लें कि जैसे गोलू है। अब गोलू के पैर में यदि चोट लगी तो वो धीरे धीरे चलता है, तो क्या हम इसे अधिगम कह सकते हैं? या जैसे एक और उदाहरण की बात करें कि जैसे मोहन है, और मोहन क्या है कि भी वर्तमान में बीमार है और बीमारी के कारण उसका स्वभाव कैसा हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है, तो क्या हम इसको अधिगम कह सकते हैं? या जैसे एक और उदाहरण पर हम चर्चा करें कि जैसे गोलू है। अब गोलू विद्यालय के दौरान प्राय ये देखा जाता है कि गोलू ने जैसे गुणा करना सीख लिया है, जोड़ बाकी संक्रियाओं को करना सीख लिया है, तो क्या हम इसे क्या अधिगम कह सकते हैं? इन सभी प्रकार के ये जो उदाहरण हैं, ये जो एग्जाम्पल हैं, इनकी सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं कि अधिगम बेसिकली कहते किसे हैं और अधिगम क्या नहीं है। आइए चर्चा करें इस सभी पर।
विद्यार्थियों, यदि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन की चर्चा की जाए तो प्राय हम ये देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार व्यवहार में यदि परिवर्तन की बात करें, व्यवहार में परिवर्तन, तो प्राय हम ये देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन तो प्राय बहुत ही तरीकों से आ सकता है। यदि एक व्यक्ति बीमार है तो उसके व्यवहार में आपको निश्चित ही परिवर्तन नजर आएगा। एक व्यक्ति दिन भर काम कर रहा है तो निश्चित ही रूप से आप ये देखेंगे कि उसको थकान तो जरूर होगी, तो थकान के कारण भी उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। एक छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे जैसे ही वो वेक्स होता है, धीरे धीरे प्राय हम उसके अंतर्गत ये देखते हैं कि पहले उसे चलना भी नहीं आता था, धीरे धीरे जैसे ही उम्र के साथ वो बड़ा होता है वो धीरे धीरे चलना सीख लेता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है। ये सब परिपक्वता के उदाहरण है, मैच्योरिटी के उदाहरण है। हम प्राय ये देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं। जब भी हमारे अभिप्रेरणात्मक रूप से हमारी स्थिति में या हम किसी भी स्थिति में जब मोटिवेट रहते हैं या मोटिवेशन की स्थिति में जैसे ही हमें उतार चढ़ाव नजर आता है तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो क्या किसी भी प्रकार से व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम हो सकता है क्या? इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो बेसिकली प्राय हम ये देखते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन, यदि व्यवहार में परिवर्तन की चर्चा की जाए तो यदि कोई व्यक्ति बीमार है, शारीरिक रूप से किसी प्रकार से वो यदि बीमार है तो उस व्यक्ति के जो व्यवहार है उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। अब यदि किसी बीमार व्यक्ति के व्यवहार में हमें परिवर्तन नजर आ रहा है तो इसे भी हम अधिगम नहीं कहेंगे। बीमार व्यक्ति के व्यवहार में निश्चित रूप से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही ये जो बीमार व्यक्ति है जैसे ही ठीक होगा, ट्रीटमेंट के बाद में जैसे ही ठीक होगा, इस व्यक्ति का व्यवहार पहले ही जैसा नॉर्मल हमें देखने को मिलेगा। और जबकि हम अधिगम के दृष्टिकोण के अंतर्गत ये बात करते हैं कि यदि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आए तो वह कैसा आए, स्थायी रूप से परिवर्तन आए। जैसे ही ये बीमार व्यक्ति ठीक होगा तो इसका जो व्यवहार है बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति कोई बीमार है तो बीमारी के कारण, अर्थात बीमारी के कारण यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है तो वह भी क्या है, अधिगम नहीं है। आगे जब हम बात करें कि यदि किसी व्यक्ति को थकान है तो थकान के कारण भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नजर आता है। दोस्तों, आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति जैसे सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जैसे ही जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है तो प्राय आप ये देखते हो कि बिल्कुल वो इस तरह से जाता है, सूट बूट पहन के, बिल्कुल कड़क नोट की तरह। और जैसे ही शाम को घर लौटता है तो बिल्कुल हमें ऐसा लगता है जैसे सूखा हुआ आम हो। प्राय हम ये समझना चाहते हैं कि दिन भर जैसे ही उसने काम किया, सुबह से निकला और शाम को जैसे ही घर लौटा तो निश्चित रूप से उसने थकान का अनुभव तो किया होगा। दिन भर ऑफिस में काम कर रहा है तो थकान तो होगी। तो थकान की वजह से प्राय हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति के व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। लेकिन जैसे ही घर पे आता है, रेस्ट करता है, थोड़ी ही देर के बाद में जैसे ही रेस्ट किया तो फिर से ये थकान गायब, और थकान गायब होने के बाद में फिर से वो नॉर्मल व्यवहार करने लगेगा। तो प्राय हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति यदि थकान के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है तो ये भी अधिगम नहीं है, क्योंकि थकान के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन स्थायी नहीं होता है। आगे हम चर्चा की परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी। परिपक्वता बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। विद्यार्थियों, परिपक्वता के बारे में हम आगे भी और चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा आप इस प्रकार से इसको समझें कि वास्तव में ये मैच्योरिटी होती क्या है। मैच्योरिटी शब्द अर्थात परिपक्वता जो शब्द है, इसके बारे में सर्वप्रथम एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है अर्नोल्ड गेसल। इन्होंने सबसे पहले परिपक्वता शब्द के बारे में बताया था। इनका नाम है अर्नोल्ड गेसल। यदि परिपक्वता के कारण भी
किसी व्यक्ति के व्यवहार में यदि परिवर्तन आता है तो उसे हम अधिगम नहीं कहते हैं। तो ध्यान रहे कि परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी के कारण भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसे हम अधिगम नहीं कहते। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे मादक पदार्थों का सेवन है, मादक पदार्थों का सेवन, जैसे मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियों के कारण भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वो भी अधिगम नहीं है। मादक पदार्थों के सेवन के कारण यदि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वो भी अधिगम नहीं है। शराबी आपने देखे होंगे, जब तक वो शराब नहीं पीते तब तक तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही शराब पी, थोड़ी सी प्याली ली, वो प्याली लेने के बाद में उनके जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो आपने देखा होगा, अजीबो गरीबो प्रकार से वे व्यवहार करते हैं। तो ये जो मादक पदार्थों के सेवन के पश्चात एक व्यक्ति के व्यवहार में जैसे ही परिवर्तन आता है तो उसे भी हम अधिगम नहीं कहते, क्योंकि ये जो सब प्रकार के ये जो पॉइंट लिखे हैं, चाहे बीमारी हो, थकान हो, परिपक्वता, मादक पदार्थों का सेवन, मूल प्रवृत्तियां, किसी व्यक्ति के अभिप्रेरणा के स्तर में यदि उतार चढ़ाव हो रहा है तो वो भी अधिगम नहीं है। इसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं कि जैसे अभिप्रेरणा स्तर में, अभिप्रेरणात्मक स्तर में उतार चढ़ाव, तो ये भी अधिगम नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा भी व्यवहार में यदि परिवर्तन आएगा तो वो भी स्थायी नहीं होता है। तो इस प्रकार के ये जो कंटेंट हैं, ये जो कंसेप्ट हैं, इसको आप बिल्कुल सरल तरीके से समझने का प्रयास करें, क्योंकि यहां से जब भी एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न आता है तो प्रश्न यदि आपने कंसेप्ट ठीक प्रकार से समझा है, प्रत्येक फैक्ट को आपने अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास किया है, तो आप निश्चित ही परीक्षा के अंतर्गत उन प्रश्नों को आप बड़े ही आसान तरीके से बना लेते हो। तो हमने ये समझा कि एक व्यक्ति के व्यवहार में यदि परिवर्तन आता है तो परिवर्तन के स्रोत कौन कौन से हैं। यदि वो बीमार है तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा। थकान के कारण हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, परिपक्वता के कारण भी हमें व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जैसे मूल प्रवृत्तियां हैं। तो इन सब के कारण यदि एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो इनको हम अधिगम नहीं कहते हैं। तो सबसे पहले इसी क्लास के अंतर्गत हमने ये जानने का प्रयास किया कि अधिगम क्या है। अधिगम के शाब्दिक अर्थ पर हमने चर्चा की, उसके बारे में हमने समझा कि सीखना ही अधिगम का शाब्दिक अर्थ है। फिर हमने ये समझने का प्रयास किया कि वास्तविक रूप से सीखने को अधिगम कहा जा सकता है। तो प्राय हम ये देखते हैं कि सीखने को हम अधिगम तभी कह सकते हैं जब उस सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आए, और परिवर्तन भी कुछ इस प्रकार से आए कि वह अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण उसका व्यवहार कैसा हो, उसके व्यवहार में परिवर्तन स्थायी हो, जिसे हम कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आए, या फिर वांछित स्थायी परिवर्तन हो तो उसे हम नाम देते हैं अधिगम। तो ये जो बीमारी, थकान, परिपक्वता, ये जो मादक पदार्थों का सेवन है, शराब पीना, इसके अंतर्गत जैसे हम शामिल करते हैं बहुत सारी ऐसी मूल प्रवृत्तियां जैसे रोना है, हंसना है, क्रोध करना है, युयुत्सा है, घृणा है। मैकडूगल ने 14 प्रकार की ये जो मूल प्रवृत्तियां और उनसे संबंधी जो 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, इन सभी को मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम शामिल करते हैं, जैसे पलायन है, युयुत्सा है। तो इन मूल प्रवृत्तियों के कारण भी यदि एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो इन्हें भी हम अधिगम नहीं कहते। आइए विद्यार्थियों, एक हम क्वेश्चन की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न लेते हैं अधिगम पर और हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब भी यदि एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न हमसे अप्लाई किया जाता है या इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो हम उस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे। दोस्तों, यदि कहा जाए कि अधिगम है और यदि आपके लिए जैसे ऑप्शन दिया हो व्यवहार में परिवर्तन, यदि अगला ऑप्शन जैसे दिया हो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, जैसे अगले ऑप्शन पर हम चर्चा करें व्यवहार में
वांछित परिवर्तन। एक और ऑप्शन इसके अंतर्गत जैसे लिखे हम, व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन। यदि एग्जाम में इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और प्राय इस क्वेश्चन का यदि हम परफेक्ट आंसर चाहिए, तो वैसा देखने पर हमें यह लगता है कि अधिगम के बारे में हमने यही सीखा या यही जाना कि यदि एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो प्राय उसे हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। विद्यार्थियों हमेशा ध्यान रखें, यदि आप साइकोलॉजी के अंतर्गत यदि व्यवहारात्मक प्रश्न सोल्व कर रहे हो तो आपको निश्चित ही इस बात का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन का चुनाव करें। दिए गए चारों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन इनमें से भी आपको एक परफेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना रहता है। व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, हाँ है, लेकिन जैसे हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम ही होता है। लेकिन जैसे ही हम थर्ड ऑप्शन पर नजर डालते हैं हमें देखने को मिलता है कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन, और हमने इस पर चर्चा की कि व्यवहार में यदि वांछित परिवर्तन है, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही परिवर्तन यदि हमारे व्यवहार में हो रहा है तो वो अधिगम है। लेकिन इसका फोर्थ नंबर का आप आंसर ऑप्शन देखें कि व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन क्या होता है, अधिगम होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट है वो यही ऑप्शन है फोर्थ नंबर का, कि व्यवहार में यदि वांछित स्थायी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है तो उसे हम नाम देते हैं अधिगम। तो आप ये प्रयास करें कि जब भी आप मनोविज्ञान विषय वस्तु के अंतर्गत यदि आप व्यवहारात्मक प्रश्नों को हल कर रहे हो, व्यवहारात्मक प्रश्नों के संबंध में आप बहुत सारी यदि PYQ लगा रहे हो, MCQ लगा रहे हो, तो आप यही प्रयास करें हमेशा कि दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं उन ऑप्शनों में आप बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन का चुनाव करने का प्रयास करें, क्योंकि इस विषय के अंतर्गत जितने भी प्रकार के व्यवहारात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो निश्चित ही किसी स्थिति पर डिपेंड करेंगे, किसी न किसी सिचुएशन पर वो प्रश्न की प्रकृति आधारित होती है। इसलिए प्रयास करें कि आप चारों ऑप्शनों को बड़ी ध्यान से देखें, जल्दबाजी में किसी भी ऑप्शन का आप चुनाव न करें। इस प्रकार के एक्शन लेने से आप बचें, क्योंकि जल्दबाजी में प्राय बहुत से विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं और जिसने पहला ही ऑप्शन देखा और इस पर टिक कर देते हैं। तो प्राय आप इस प्रकार का ये जो आप एक्शन करते हो इस प्रकार का प्रयास आप ना करें। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन की प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद में चारों ही ऑप्शन को आप देखें, चारों ही ऑप्शनों में से आप एक परफेक्ट ऑप्शन का चुनाव करने का प्रयास करें। उसके पश्चात ही आप अपनी OMR मार्कशीट में आपके भविष्य का निर्धारण करने वाला जो वो जो गोला है उसको आप ब्लैक करें। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में ये जो अधिगम के अर्थ पर हमने चर्चा की, आशा है और विश्वास भी है कि आज की कक्षा आप सभी को बड़ी ही सरल तरीके से समझ में आई होगी। विद्यार्थियों, ये जो क्लासें, जितनी भी क्लासें यहाँ पर आयोजित होती हैं, आप उन सभी क्लासों को नियमित रूप से लें। मेरा विश्वास है कि आप निश्चित ही मनोविज्ञान की ये जो सीरीज है, यदि आप उसको आप रोजाना देखते हो, नियमित रूप से देखते हो, नियमित रूप से आप जुड़ते हो इसी चैनल के माध्यम से, तो आप इस विषय के अंतर्गत बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्रत्येक कंसेप्ट को आप आसान तरीके से समझने का प्रयास करें। मनोविज्ञान के अंतर्गत यदि एक शब्द भी लिखा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का शब्द हो, जैसे वांछित ही शब्द लिखा है, तो इस शब्द के अर्थ को जानने का आप प्रयास करें। स्थायी क्या होता है, इस शब्द को आप जानने का प्रयास करें। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार आप प्रत्येक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करें। जब आप एक एक शब्द, एक एक टॉपिक को जैसे ही गहराई से पढ़ते हो, समझने का प्रयास करते हो, तो जितने भी प्रकार के मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत जितने भी प्रकार के बिंदु हैं वो आपको बड़ी ही सरलता से समझ में आते हैं। और ये जो क्लास है, इस क्लास को आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें
और इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स के अंतर्गत हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। आप वहां से उस लिंक पर क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े, ताकि इन क्लासों के माध्यम से जितने भी प्रकार के ये जो पीडीएफ हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं, वो आपको बिल्कुल निःशुल्क रूप से मिल सके। तो आप गौतम एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सभी दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।